अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी डेटाबेस सिस्टम्स की लैब 6 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे व्यूज़ एंड एसक्यूएल फंक्शंस। सबसे पहले जो हमारी लैब के ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो देख लेते हैं। आज हम लोग कवर करेंगे हाउ टू क्रिएट अ सिंपल व्यू, एंड इसके अलावा हम लोग एसक्यूएल में फंक्शंस देखेंगे। डिफरेंट फंक्शंस आते हैं, डेट टाइम फंक्शंस वगैरह। एंड उसके अलावा हम लोग स्ट्रिंग मैनिपुलेशन परफॉर्म करेंगे एसक्यूएल में। और लास्ट में हम लोग डेटा कन्वर्जन बिटवीन डेटा टाइप्स देखेंगे। उसी डेटाबेस को हम लोग यूज़ करेंगे थीम पार्क की। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक सिनेरियो कि जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे। एक क्यूरी लिख रहे थे कि जिसमें हम लोग एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम लास्ट नेम फेच कर रहे थे और किस डेट पे उसने वर्क किया है। तो आपको जैसे याद होगा कि एम्प्लॉय और आवर, इसकी जो क्यूरी के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी वो किन दो टेबल्स में इन्वॉल्व हो रहे थे। एक आपका एम्प्लॉय टेबल इन्वॉल्व था जिसमें आप लोगों की तमाम एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, और दूसरा आपका आवर्स टेबल कि जिसमें एम्प्लॉय किस डेट पे वर्क कर रहे हैं, किस अट्रैक्शन पॉइंट्स में, किस आवर रेट के हिसाब से वर्क कर रहे हैं। अगर इसके लिए हम लोगों ने क्यूरी लिखनी हो कि जिसमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने फेच करनी हो, तो हम लोगों ने क्यूरी लिखी थी एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय लास्ट नेम, किस अट्रैक्शन नंबर में किस अट्रैक्शन नंबर में डेट पर किस डेट को वर्क कर रहे हैं फ्रॉम एम्प्लॉय। इन दोनों टेबल्स को हमने ज्वाइन कर दिया। तो अगर इस क्यूरी को हम लोग लिखें तो मेरे पास अगर हो अच्छा, तो ये मैंने क्यूरी लिखी, इसने हमें उन एम्प्लॉयज़ को ज्वाइन किया आवर टेबल के हिसाब से। किस बेस पे मैंने ज्वाइन किया था? एम्प्लॉय नंबर की बेस पे। तो मेरे पास ये 11 रोज आ गए। अब अगर लेट सपोज ये जो ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया, ये मुझे बार बार परफॉर्म करना पड़ता है, ये वाला ऑपरेशन मुझे बार बार परफॉर्म करना पड़ रहा है, ये जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है। तो एक तरीका तो इसका ये है कि मैं क्या करूँ, इस क्यूरी को txt फाइल में अपने पास, इस क्यूरी को मैं अपने पास एक txt फाइल में स्टोर कर लूँ। जब भी मुझे ज़रूरत पड़े मैं वहाँ से उसको कॉपी करके पेस्ट करूँ और इसको एग्जीक्यूट करूँ। एक अल्टरनेट तो हमारे पास ये होगा। दूसरा अल्टरनेटिव इसका ये है कि हम इसके लिए क्या बना सकते हैं, व्यूज़। हम लोग इसको व्यू में स्टोर कर सकते हैं इस क्यूरी को। व्यू हमारे पास क्या होता है, व्यू हमारे पास एक तरह का वर्चुअल टेबल है जिसमें हम लोगों ने अपनी क्यूरी को बताया होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे आप लोग एसक्यूएल क्यूरी लिखते हैं तो व्यू इज नथिंग बट अ सिंपल एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट क्यूरी है। आप लोग अपने एक व्यू बना लेते हैं। तो अब अगर व्यू बनाने का तरीका क्या होगा, आप लोगों ने लिखा क्रिएट व्यू, व्यू नेम और एज सेलेक्ट क्यूरी। जैसे कि आप लोग ये देख लें, मैंने क्या किया, क्रिएट व्यू, व्यू का नेम, कोई भी आप व्यू का नेम दे सकते हैं, और एज, उसके बाद आप लोग अपनी पूरी सिलेक्ट स्टेटमेंट बता देते हैं ये सारी। तो ये क्या कर देगा, ये आपका बैकएंड पे एक वर्चुअल टेबल बना देगा। अब जब भी आपको उससे इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, आपने जो व्यू बनाया, आपको उससे इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, तो आप लोग सिंपल उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये जो व्यू बना, लेट सपोज मैं इस व्यू को बना लेता हूँ। लेट सपोज ये मैं सारा का सारा ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करके ये मैंने एक व्यू बना दिया। ठीक है, मेरे पास एक व्यू बन गया, किस नाम से, एमपी वर्क के नाम से। और उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, ये एम्प्लॉय लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, अट्रैक्शन नंबर और डेट वर्क। तो अब अगर मैंने इससे इन्फॉर्मेशन फेच करनी है तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम emp_work। तो इसने मुझे तमाम वही इन्फॉर्मेशन दे दिया। मैंने क्यूरी ये लिखी, सिंपल क्यूरी क्या लिखी, एमपी वर्क। तो ये एक तरह का आपके पास क्या बन गया, व्यू एक वर्चुअल टेबल बन गया। इसमें अब आपने तो इसका फायदा क्या हुआ आपके पास, अगर देख सकते हैं तो आपकी जो कॉम्प्लेक्स क्वेरी बार बार आप लोगों को लिखनी पड़ रही है, उसकी जगह आप लोग उसको व्यू में डाल देते हैं। तो फिर आप लोग को सिंपल उससे बस आप उस क्वेरी को सिलेक्ट, उस टेबल, वो एक तरह का आपका टेबल ट्रीट होता है, वर्चुअल टेबल। तो जब भी आप ये सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ये लिखते हैं तो ये बैक एंड पे क्या करता है, ये बैक एंड पे इसी क्यूरी को ही एग्जीक्यूट करते हैं। जो आप ये क्यूरी यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं बार बार लिख के, तो ये उसका व्यू बना देता है। या आप ये कह सकते हैं ये आपके लिए एक तरह की एक्स्ट्रा एक लेयर आपके ऐड हो जाती है व्यूज में। तो आप जब भी आप ये सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एमपी वर्क लिखते हैं तो ये इसको बैकएंड पे इसी तरह बैकएंड से टेबल फेच करता है, डेटा फेच करता है। लेकिन इसमें एक बात आपने नोट रखनी है कि ये जो व्यूज होते हैं आपके पास, ये आपके टेबल नहीं होता, इसमें सिर्फ सिलेक्ट स्टेटमेंट पड़ी होती है। तो आप जब भी ये जो स्टेटमेंट लिखते हैं, क्यूरी लिखते हैं, तो ये क्या करती है, आपकी बैक एंड पे जाके इसी टेबल्स पर दूसरी डिफरेंट टेबल से डेटा फेच करती है। हाँ, सिमिलरली स्टूडेंट्स आप लोग एग्जांपल इसकी देख सकते हैं, मैंने अटैच की हुई है। इसमें आप देखिए मैंने क्या किया, क्रिएट व्यू किया, एमपी वर्क,
उसमें मैंने क्या ये क्यूरी स्पेसिफाई कर दी। सो अब अगर मैंने ये जो व्यू बना दिया, वर्चुअल टेबल बना दिया, इसका मैं स्ट्रक्चर देखना चाहता हूँ, तो आप लोगों को उसकी कमांड याद होगी। हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब क्या करती थी, किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर बताती है। तो मैंने क्या लिखा, डिस्क्राइब इस वर्चुअल टेबल का नाम दे दिया एमपी वर्क। तो इसका जो स्ट्रक्चर है मेरे पास, देखिए इसमें मैंने जो जो फील्ड स्पेसिफाई की हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट में, एमपी लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ट्रैक नंबर और डेट वर्क, तो इन तमाम फील्ड्स को डिस्क्राइब कर रहा है, उनकी क्या टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स वगैरह, उसी को मैंने इसको सिलेक्ट किया है। सो स्टूडेंट्स हम लोग देख लें एडवांटेजेस, देख लें व्यूज़ के। सो मैंने जैसे पहले भी कहा कि क्या करता है आप लोगों के लिए, कम्प्लेक्स क्यूरी को सिंप्लीफाई कर देता है। जैसे कि आप लोग कोई क्यूरी है जो फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रही है, तो उसको आप लोग व्यू में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ये क्या करती है, आप लोग के पास एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड कर देती है। जैसे कि आपको मैंने कहा कि आपके पास, जैसे हम लोगों ने हावर्स और एम्प्लॉय का टेबल ज्वाइन किया था, उसमें हम लोग उसको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। लेट्स सपोज अगर आपका कोई दूसरा यूज़र है, उसको आप सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते, एम्प्लॉय टेबल की एक्सेस नहीं देना चाहते। जैसे एम्प्लॉय टेबल में आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है काफ़ी, लेकिन और आवर्स में भी। अब आपने क्या किया, हम लोगों ने जो व्यू बनाया था उसमें हम लोगों ने उसको स्पेसिफिक एक्सेस दे दी। हम लोगों ने जो व्यू बनाया उसमें हम लोगों ने स्पेसिफिक टेबल्स के नाम दे दिए थे, emp_work। टेबल का नाम क्या है हमारे पास, emp_work। अच्छा, select static from emp_work। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें हम लोगों ने जो बनाया था, इसका सिंटैक्स में हम लोगों ने स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स के नाम बताए थे, तो व्यू में हम लोगों ने उसको स्पेसिफिक उन एट्रीब्यूट्स की एक्सेस आ गई। तो अगर आप लोग किसी यूज़र के साथ इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करना चाहते पूरे टेबल्स की, जैसे इसमें हो सकता है कि इसमें आपकी एम्प्लॉयज़ के पासवर्ड स्टोर्ड हों, या इसके अलावा और कोई उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड हो सकती है, जिसको आप लोग दूसरे यूज़र्स के साथ या कोई दूसरा डेवलपर है उसके साथ आप शेयर नहीं करना चाहते, तो आप लोग उसको स्पेसिफिक एक व्यू बना के कह सकते हैं कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन अगर उसको रिक्वायर्ड है, तो आप लोग उसको इस तरीके से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। तो ये आपके पास सिक्योरिटी की लेयर होगी। अच्छा, इसके अलावा ये जो आपके पास ये जो व्यूज़ हैं, ये भी आपके पास उसी तरह जैसे टेबल्स की लिस्ट ऑफ शो हो रही थी PHP में एडमिन में, इसी तरह इसकी भी आप लोग के पास ये एक लिस्ट मेंटेन हो रही होती है प्रॉपर्ली, कि ये आपके पास व्यूज़ बने हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो व्यू बनाया है, इसमें अगर आप लोग देखें, हम लोगों ने सिर्फ 4 एट्रीब्यूट्स फेच किए हैं। ये लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ट्रैक नंबर और डेट वर्क। अब अगर आप लोगों ने इसी में एक और एट्रीब्यूट भी ऐड करना है, लेट्स सपोज आपने यूज़र को जो हमने एक्सेस दी थी उसमें सिर्फ 4 एट्रीब्यूट्स की एक्सेस दी थी, अब हम लोगों ने इसमें एक और एट्रीब्यूट ऐड करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर को अल्टर भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इसको देखें, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम emp_work, तो इस क्वेरी को अगर हम रन करें तो इसमें हमारे पास ये सिर्फ 4 एट्रीब्यूट्स की इन्फॉर्मेशन फेच हो रही है। अब अगर मैंने लेट सपोज हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल था, तो ये जो आप एम्प्लॉय के टेबल में देखें, हमारे पास एक्स्ट्रा और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। लेट सपोज मैंने इसमें EMP डेट ऑफ बर्थ भी ऐड करनी है इसी व्यू में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसी के जो स्ट्रक्चर है इसको मैं अल्टर कर सकता हूँ, जैसे आप लोग नॉर्मल टेबल्स को अल्टर कर रहे थे। अल्टर टेबल का नाम और उसका स्ट्रक्चर वगैरह ऐड मॉडिफाई कर सकते हैं। सो अगर इसी तरह मैं इसी को स्ट्रक्चर को मैं अगर अल्टर कर दूँ, तो मैं इसको इसी के स्ट्रक्चर को कॉपी कर लेता हूँ और इसकी जगह मैं लिखूँगा अल्टर व्यू के नेम, और मैं यहाँ पे EMP फादर नेम के साथ EMP डेट ऑफ बर्थ ये मैं ऐड कर देता हूँ। हाँ, सो अब हमारे जो EMP वर्क का जो व्यू था वो अल्टर हो गया, ठीक है। उसको हम लोगों ने इसमें एक्स्ट्रा एक डेट ऑफ बर्थ भी ऐड कर दी। तो अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वर्क, तो अब ये जो है आप देख सकते हैं इसमें डेट ऑफ बर्थ की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ऐड हो गई। सो इसी तरह आप लोग जो है इसी को अब इसी जो आप लोगों ने व्यू बनाया है, ये हमारे पास EMP वर्क के नाम से व्यू आ रहा है, इसको आप लोग रीनेम भी कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने इसको रीनेम करना हो, तो रीनेम के लिए आप लोग लिख सकते हैं रीनेम टेबल का नेम टू EMP वर्क अंडरस्कोर अपडेटेड। इसको जब मैं रन करता हूँ तो हमारे जो व्यू का नाम था EMP वर्क अपडेटेड, पहले हमारे पास का EMP वर्क था, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो EMP वर्क अपडेटेड।
सिमिलरली आप लोगों ने जैसे ड्रॉप करना हो टेबल को, तो आप लोग जैसे ड्रॉप करते थे, ड्रॉप व्यू EMP वर्क अपडेटेड, इसको आप ड्रॉप करें तो ये आपका टेबल, ये जो व्यू है आपका, ये ड्रॉप हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे पास वो EMP वर्क अपडेटेड ने ड्रॉप कर दिया। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इस तरह इसको डायग्रामेटिकली देखें, तो आपको मैंने जैसे पहले भी कहा कि व्यू क्या है, व्यू इज नथिंग बट अ सिंपल एसक्यूएल क्यूरी। जैसे हम लोगों ने पहले एसक्यूएल क्यूरी लिखी जिसमें दो टेबल्स थे, दो टेबल्स हमने डेटा ज्वाइन किया, उसके हम लोगों ने क्यूरी बना दी। तो जब क्यूरी हम लोग, उस क्यूरी को हम लोगों ने एक वर्चुअल टेबल व्यू का नाम दे दिया, वर्चुअल टेबल का नाम दे दिया। तो अब जब भी आप लोगों ने इन दो टेबल से वो जो क्यूरी से डेटा फैच कर रहे थे, तो आप लोग सिर्फ सिंपल उस व्यू का नाम दे दें, जो आप लोगों ने व्यू का नाम दिया, तो आपको उसी तरह टेबल्स के फॉर्मेट में डेटा फैच करके देता है। सो व्यू में ये होता है कि व्यू का ये कि नॉर्मली हम लोग उसको रीड ओनली के लिए पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह ये कि व्यू आपको एडिशनल स्टोरेज नहीं रिक्वायर्ड होती, क्योंकि व्यू में आपको मैंने कहा कि सिर्फ क्यूरी होती है, वो बैकएंड पे उन्हीं जो क्यूरी आपने लिखी होती है उन्हीं टेबल से जाके डेटा फैच करते हैं जो आप लोगों ने क्यूरी बनाई होती है। सो नॉर्मली हम लोग व्यू में जो है जिस तरह की कॉम्प्लेक्स क्यूरी, जैसे दो टेबल्स हैं, इसके अलावा आप लोगों ने ग्रुप बाय क्लॉजेज, हैविंग क्लॉज और डिफरेंट जो कीवर्ड्स वगैरह आप लोगों ने ज्वाइन करके कॉम्प्लेक्स क्यूरीज लिखी होती हैं, तो उस तरह की क्यूरीज को आप लोग नॉर्मली व्यूज़ में ऐड कर देते हैं। सो अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स व्यूज़ में चेक ऑप्शन। तो ये जो होता है टू मेंटेन, विच चेक ऑप्शन किस लिए यूज़ होता है, टू मेंटेन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। लेट्स सपोज हम लोगों ने अगर एक व्यू बनाना है कि जिसमें तो उन एम्प्लॉयज़ का व्यू, हम लोगों ने एक व्यू बनाना है जो एम्प्लॉय FR1001 पार्क कोड में काम करते हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने एक व्यू बनाना है। तो अगर इसको मैं इसकी कमांड को लिख लेते हैं, लेट्स सपोज मैंने एक क्रिएट करना है व्यू, तो मैंने एक EMPFR व्यू बना लिया, क्रिएट व्यू EMPFR, कौन सा एम्प्लॉय सेलेक्ट करो कि जिनका पार कोड FR1001 हो। ठीक है, तो इस क्यूरी को मैं लिख लेता हूँ, तो मेरे पास एक व्यू बन गया EMPFR का। तो इसमें उन एम्प्लॉयज़ की रिकॉर्ड होंगे कि जो कि FR1001 में काम करते हैं। सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम EMPFR। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं हमारे पास वही दो एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी जो इसमें काम करते हैं पार कोड FR1001 में। लेट सपोज अभी अगर मैं कहता हूँ कि मैं एक लेट सपोज एक एम्प्लॉय है अरशद, ये लीव करना चाहता है FR1001 की जगह दूसरे पार्क कोड में जाना चाहता है। जैसे हमारे पास डिफरेंट और भी पार्क थे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थीम पार्क्स, जैसे वो FR1001 को छोड़ के लेट सपोज UK 2622 में जाना चाहता है, तो मैं क्या करूँगा, इनका रिकॉर्ड अपडेट करूँगा। तो अगर मैं इसका रिकॉर्ड अपडेट करता हूँ, इनका एम्प्लॉय नंबर क्या है 1002। सो स्टूडेंट अगर मैं रिकॉर्ड अपडेट करना तो मैं क्या करूँगा, लेट सपोज मैंने इसी व्यू को अपडेट किया, व्यू में किस एम्प्लॉय नंबर को अपडेट किया जो कि 102, जो कि FR1001 में जॉब करे थे, हमने एज्यूम किया कि ये दूसरे पार्क कोड में चले गए, तो मैंने इसका रिकॉर्ड UK में अपडेट कर दिया। तो इस व्यू में ये रिकॉर्ड अपडेट हो गया। अभी अगर हम लेट सपोज इसको फैच करते हैं तो ये एक रिकॉर्ड आपका स्किप हो जाएगा। अब आपके पास सिर्फ एक एम्प्लॉय रह गया जो कि FR1001 में जॉब करते हैं। लेकिन अगर लेट सपोज हम लोग इसमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन करना चाहें कि ये डेटा जो है अपडेट ना हो, तो हम लोग इसके लिए चेक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, चेक ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं व्यूज़ में। तो अगर हम लोग ऐसा कर लेते हैं, इस एम्प्लॉय को दोबारा से शिफ्ट कर देते हैं वापस FR1001 में, और इसका व्यू को दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं, पुरानी व्यू को डिलीट कर लेते हैं, ड्रॉप व्यू और EMPFR इसको हमने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब हम लोग एक नया व्यू दोबारा से बना लेते हैं जो कि मेरे पास इधर था, चेक ऑप्शन। हमने इसमें क्या ऐड किया, एक्स्ट्रा चीज़ विथ चेक ऑप्शन। तो अब हम लोगों ने ये नया दोबारा से उसी व्यू को दोबारा रिक्रिएट किया, और अब अगर हम लोग इसमें रिकॉर्ड को अपडेट करने की कोशिश करें, तो हमारे पास ये जो अपडेट के लिए क्वेरी है,
लेट्स सपोज इसी दोबारा से 102 एम्प्लॉय को हम लोग अपडेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं अगर अपडेट करूं तो ये क्या कह रहा है, चेक ऑप्शन फील्ड। ठीक है, तो इस तरह अगर आप लोगों ने व्यूज में स्टैटिक वो रखना हो कि आप लोग डायनेमिकली अपडेट ना कर सकें, अपडेशन डिलीशन वगैरह परफॉर्म ना कर सकें, तो इस तरह के सिनेरियोज में आप लोग इसके साथ ये चेक ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपनी दूसरी मेन टॉपिक की तरफ आ जाते हैं जो कि है एसक्यूएल फंक्शंस। सो एसक्यूएल में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस आते हैं, लाइक आप लोगों ने स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करनी हो, स्ट्रिंग कंकेटेनेशन करनी हो, ठीक है, और इसके अलावा इस तरह के आप लोगों ने डेट एंड टाइम्स को आप लोगों ने फॉर्मेट करना हो। सो इस तरह के काफ़ी डिफरेंट इसमें एसक्यूएल के डिफरेंट अपने फंक्शंस आते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस। सो इस सेक्शन में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसक्यूएल फंक्शंस देखेंगे जो कि यहाँ पे कॉन्स्टेंटली फ्रिक्वेंटली आपको एसक्यूएल में यूज होते हैं। सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डेट एंड टाइम फंक्शंस को। तो जैसे कि आप लोगों ने एक डेटा टाइप यूज़ की थी, हम लोगों ने डेट डेटा टाइप यूज़ की थी थीम पार्क डेटाबेस में। इस तरह इसमें और भी डेटा टाइप्स आते हैं, डेट टाइम, जिसमें आप लोग ईयर मंथ और डे के साथ साथ आवर मिनट और सेकंड्स भी स्टोर कर सकते हैं। इस तरह टाइम स्टैम्प टाइम, जिसमें आप लोगों ने सिर्फ आवर मिनट और सेकंड स्टोर करने हो, ईयर जिसमें सिर्फ आप लोगों ने ईयर स्टोर करना हो। तो इस तरह के डिफरेंट डेटा टाइप्स आपके पास और भी हैं। सो अगर हम लोगों ने डेट एंड टाइम फंक्शंस थोड़े से देख लें, तो अभी अगर लेट सपोज हमारे पास एक सिलेक्ट कर लेते हैं डिस्टिंक्ट और सेल, इसको डेट फ्रॉम सेल्स टेबल से देख लेते हैं। तो अब अगर मैंने इस डेट को फॉर्मेट करना हो तो मैं लिख सकता हूँ इसी कमांड को लिख के, और इसको मैं कर लेता हूँ डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट, सो इसको मैं लिख लेता हूँ बी एम ईयर, ठीक है, और ये इसको ब्रैकेट्स में। सो ठीक है, अब मैंने क्या किया, डेट फॉर्मेट का फंक्शन यूज किया, उसी को डेट को फॉर्मेट किया, सेल डेट को, और किस फॉर्मेट में, ये जो परसेंट बी है, ये इसको आप लोग मंथ को हम लोग किस तरीके से शो करवा रहे हैं, 5th महीने, तो मई का महीना, तो उसको आप लोग स्ट्रिंग में शो करवाना चाहते हैं, तो मैंने इसको इस तरह फॉर्मेट कर दिया। तो ये जो आप डेट फॉर्मेट का फंक्शन है, इसको आप लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स दे सकते हैं डेट्स को फॉर्मेट करने के लिए। तो अगर हम लोग इसमें देखें, जैसे कि हमारे पास ये डेट को आप लोग अगर इस तरीके से लिखें, कैपिटल डी वी, और ये अगर हम लोगों ने इसको कैपिटल डी वी और वाई वी वाई, तो ये देखिए आप लोग इस फॉर्मेट में अगर आप लोगों ने स्कोर करना हो, जिसमें आप लोग न्यूमेरिकल आपने शो कराना है, तो आप लोग इस तरीके से इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसके फॉर्मेटिंग की मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। हमारे पास एक पूरे टेबल मैंने अटैच किया हुआ है इसमें। तो इसमें आप लोग अगर जो स्पेसिफायर आप लोग देते हैं डेट फॉर्मेट को, तो डेट फॉर्मेट 2 पैरामीटर्स लेता है। कौन कौन से, इसका सिंटैक्स आप लोग यहाँ पे देख लें। तो एक आप उसको देते हैं डेट फॉर्मेट को डेट, जो आप लोगों ने जैसे सेल डेट हमें दी थी, और दूसरे में आप लोग उसको फॉर्मेट देना होता है। तो फॉर्मेट में आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग ईयर उससे गेट करना चाहते हैं, मंथ स्ट्रिंग की फॉर्मेट में, न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, तो इसमें आप लोग इसको फॉर्मेट देते हैं। तो ये जो फॉर्मेट की लिस्ट है, इसमें आप लोग इसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट दे सकते हैं। तो ये आपको उसी के अकॉर्डिंगली आपको डेटा फैच करके देता है। लेट सपोज अगर आप लोग देखें %A, तो आपको वीक डे नेम्स अगर चाहिए उसी डेट में से, तो मैं इसमें से सिर्फ इसको स्किप कर %A लिखा, तो आपको सिर्फ फ्राइडे उस दिन, मतलब ये देखें मई 2007 5 तारीख को फ्राइडे था, तो ये इस तरह आप लोग स्पेसिफायर दे सकते हैं। अगर आप इसको भी देंगे स्पेसिफायर, तो ये आपको उसका महीना बता देगा, उसी डेट में से महीना सिर्फ निकालना है। अगर आप लोगों ने सिर्फ ईयर निकालना है, तो आप उसको कैपिटल में आप इसको वाई दे दें, तो आपको सिर्फ ईयर मिल जाएगा। 2 डिजिट चाहिए तो आप इसको स्मॉल वाई 2 डिजिट। इस तरह की आपके पास ये पूरी लिस्ट है, ये डिफरेंट स्पेसिफायर्स हैं। तो आप लोग इसको टेस्ट भी कर लें डिफरेंट स्पेसिफायर देके, ठीक है, इट्स इजी। सो हम लोग दूसरे फंक्शंस की तरफ मूव करते हैं। सो अब हम लोग कुछ और फंक्शंस को देख लेते हैं, ठीक है, जो कि करंट डेट एंड करंट टाइम। अगर आप लोगों ने
करंट डेट और करंट टाइम फाइंड करना हो तो उसके लिए आप लोग करंट डेट एंड करंट टाइम का फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग लिखेंगे सिलेक्ट करंट डेट करंट टाइम, तो ये जब आप लोग क्वेरी लिखेंगे तो आपके पास आउटपुट में करंट डेट आ जाएगी और करंट टाइम आ जाएगा। तो अच्छा, इसमें आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल करना है कि इसमें हम लोगों ने, आप लोग देख सकते हैं फ्रॉम क्लास यूज़ नहीं हुई, क्योंकि इसमें फ्रॉम क्लास की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें आप लोग किसी टेबल से डेटा फैच नहीं करें, बल्कि ये तैयार आप लोग उसके माइस्क्वेल के अपने एसक्यूएल के अपने फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की करंट डेट करंट टाइम का फंक्शन हो गया। सिमिलरली हमारे पास ये मंथ, डे ऑफ मंथ एंड ईयर, इनके फंक्शंस भी आते हैं। अगर आप लोगों के पास एक डेट गिवन है, लेट्स सपोज जैसे कि आपके पास गिवन थी 5 मई 2007, सो अगर आप लोगों ने उस डेट में से, लेट्स सपोज आपको डेट गिवन है, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं 2007, और आपके पास जो उसका मंथ बन जाता है 5 और डेट उसकी है 3। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने इसमें से उस डेट में से आपने उसका सिर्फ डेट ये निकालना है, डे, कि वो डे कौन सा न्यूमेरिक डेट निकालना है, तो आप लिख सकते हैं डेज ऑफ मंथ। इसको आप ये डेट प्रोवाइड कर देंगे तो ये आपको उसी रेंज में 0 to 31 जो डे वो बन रहा है आपको फेच करके दे देगा। मंथ, अगर आप उसको मंथ फंक्शन को आप वही डेट प्रोवाइड करते हैं तो ये आपको उसमें से मंथ बता देगा कि ये कौन सा महीना है। सिमिलरली अगर आप लोग इसको ईयर फंक्शन यूज़ करते हैं तो आपको ये ईयर आप गेट कर सकते हैं। तो अभी अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देख लें, अगर आप लोगों ने लेट सपोज ये आपके पास, हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल था, तो उस एम्प्लॉय के टेबल में से अच्छा, ये हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल है, इसमें हमारे पास एम्प्लॉयज़ की सारी डिटेल्स स्टोर्ड है। तो इसमें अगर हम लोगों ने लेट सपोज एम्प्लॉयज़ का डे ऑफ मंथ निकाला, अच्छा डे ऑफ मंथ, तो क्या करेगा एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ, तो एम्प्लॉय की जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें से क्या निकालेगा, डे, किस डे पे उसकी बर्थ हुई थी। ठीक है, फिर इसमें हमने क्या लिखा, उसको हमने एज डे उसको एलियास दे दिया। फिर हम लोगों ने इससे मंथ निकाला, एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ, तो किस मंथ हो गया उसकी बर्थ, और इसी तरह हम लोग उसमें ईयर, तो एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ में से ईयर निकाले। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये फंक्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, डेज ऑफ मंथ। ठीक है, इसके अलावा मंथ एंड ईयर का फंक्शन। अब अगर लेट सपोज हम लोगों ने ऐसी एक क्यूरी लिखनी है कि जिसमें तमाम एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड शो करें जो कि नवंबर में पैदा हुए, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये जो हम लोगों ने एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सेलेक्ट किया सारे, तो इनमें से अब आप देखें हमारे पास कौन कौन से एम्प्लॉय हैं जो कि नवंबर में जिनकी बर्थ हुई है। तो नवंबर का हमारा जो मंथ होता है वो 11 होता है। सो इसमें से अगर आप लोग देखें, हम लोगों ने अगर रिकॉर्ड्स फेच करने हैं तो ये हमारे पास 2 रिकॉर्ड फेच होने चाहिए, बाकी तमाम रिकॉर्ड स्किप होने चाहिए। सो अगर हम लोगों ने इसकी क्यूरी लिखनी है तो क्यूरी किस तरीके से लिखेंगे, सिलेक्ट एम्प्लॉय डिटेल्स, आपने जो एट्रीब्यूट्स के नाम बता दिए। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसको जो वेयर क्लॉज में हम लोग क्या लिखना है, अब वेयर क्लॉज में हम लोगों ने 11 को कंपेयर करना है, जहाँ जहाँ पे 11 आ जाए, जिसका 11 मंथ हो। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने लिखा वेयर मंथ ऑफ EMP डेट ऑफ बर्थ, तो ये क्या करेगा, हर एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ में से उसका महीना निकालेगा बर्थ का। तो हर एम्प्लॉय की उसकी महीना निकालेगा, तो इसमें से सिर्फ ये 2 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी बर्थ 11 है, तो हम लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं 11 के साथ। जिस एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ 11वें महीने में हुई है, मीन नवंबर में हुई है, तो उनका रिकॉर्ड आप लोग फेच करें। तो उसमें से हमारे पास अनस अरशद और ये 2 हमारे पास रिकॉर्ड्स आएंगे, एक अनस और एक ये टेन्यूअर, ये 2 रिकॉर्ड्स हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ नवंबर में हुई है, नवंबर में इनकी बर्थ है। तो इस तरह आप लोग ये फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास डेट डिफरेंस का फंक्शन आता है, जो कि क्या करता है, 2 डेट्स को सब्ट्रैक्ट करता है और आपको उनकी वैल्यूज नंबर ऑफ डेज में आपको उनका डिफरेंस बताता है। अगर आप लोग ये देखें, ये हम लोगों ने डेट डिफरेंस का फंक्शन यूज़ किया, इसको हम लोगों ने 2 डेट्स दी और ये उनके दरमियान आपको डिफरेंस बताएगा कि कितना डिफरेंस है इन दोनों डेट्स में, इन द नंबर ऑफ डेज में बताएगा। तो अगर आप लोग ये देखें, अच्छा इसके अलावा हम लोग के पास आ जाते हैं डेट ऐड एंड डेट सब्ट्रैक्ट। तो ये क्या करते हैं, ये अर्थमेटिक आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 2 डेज फ्रॉम वन अनदर, एक डेट से दूसरी डेट में आप लोगों ने एडिशन करनी है या आप लोगों ने सब्ट्रैक्शन करनी है, तो आप लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, सो हमारे पास ये जो डेट ऐड का फंक्शन है, ये 2 पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है। एक आप इसको पहले देते हैं डेट, दूसरा आप लोग इसके बाद आप लोगों ने इसको एक्सप्रेशन यूनिट देना होता है। तो इसका ये जो इंटरवल है ये कीवर्ड है, आपने पहले डेट लिखा, उसके बाद ये इंटरनल कीवर्ड
और इंटरनल में आप लोग स्पेसिफाई करते हैं कि कितना यूनिट आप लोग ऐड करना चाहते हैं, या इस केस में आप लोग कितना यूनिट सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं इस डेट में से। सो अगर लेट सपोज हम लोग इसकी एक एग्जांपल देख लें, अगर आपके पास एक क्यूरी लिखनी है जिसमें आप लोगों ने इस डेट में 11 मंथ ऐड करने हैं, 11 मंथ आप लोगों ने ऐड करने हैं इसमें 1 जनवरी 2008 में। सो आप लोग लिखेंगे सेलेक्ट ऐड डेट, इस डेट में 2008 मंथ 1 में आप लोग इंटरवल ये कीवर्ड है, इसमें आप लोगों ने एक्सप्रेशन यूनिट देना है। एक्सप्रेशन यूनिट क्या दे रहे हैं? 11 मंथ। सो इसमें 11 मंथ जब ये ऐड करेगा तो ये 11 1 की जगह, ये फर्स्ट मंथ है, इसमें जब 11 मंथ ऐड हो जाएंगे तो ये 12 मंथ हो जाएंगे। तो इस तरह आप लोग सेलेक्ट ऐड डेट की जगह आप लोग ऐड सब दूसरा फंक्शन जो है हम लोगों ने कौन सा डेट सब, ये वाला भी आप लोग प्रैक्टिस कर लें। हाँ, सो इसी तरह अगर हम लोग स्टूडेंट्स एक एग्जांपल देख लें इसकी, लेट्स सपोज अगर आप लोगों ने एम्प्लॉयज़ की क्या करना है, एम्प्लॉयज़ की हायर डेट, ठीक है, फैच करनी है, और साथ ही उसका फर्स्ट अप्रेजल भी, मतलब 1 ईयर फ्रॉम देयर हायर डेट। तो अगर आप लोगों ने इस रिकॉर्ड को फैच करना है तो इसके लिए जो कमांड है, इस कमांड को अगर हम लोग एग्जीक्यूट कर लें तो ये तो ये कमांड क्या कर रही है, ये आपके एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड वगैरह फैच कर रही है हायर डेट, और हर हायर डेट में 1 ईयर ऐड कर रही है, 1 ईयर ऐड करी फर्स्ट अप्रेजल भी। ये देखें जो हमारे पास 92 में था 9235, तो उसमें 93 1 ईयर मतलब इसने ऐड कर दिया। तो इस कमांड को अगर हम लोग देखें तो क्या कर रही है, डेट ऐड का फंक्शन यूज कर रही है, ऐड डेट का फंक्शन, जिसमें आप लोग फर्स्ट क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं, उसका एट्रीब्यूट जो हायर डेट का एट्रीब्यूट इंटरनल कीवर्ड हो गया, और उसमें 12 मंथ ऐड करो, मतलब प्लस 1 ईयर हो गया आपके पास एज फर्स्ट अप्रेजल। सिमिलरली हमारे पास जो है एक अच्छा लास्ट डे का एक फंक्शन है, ये क्या करता है, ये आपको उस मंथ की लास्ट डे बता देता है न्यूमेरिकली। लेट सपोज अगर हमारे पास देख लें, अभी हमारे पास है आज हमारे पास अगर डेट है लास्ट अंडरस्कोर डे, तो इसको हम लोग दे देते हैं डेट। आज महीना है, ईयर है 2021 डैश अप्रैल, 4th महीना हो गया 4th 04, और आज जो डेट है वो है हमारे पास 07। तो हम लोग जो सिलेक्ट करेंगे, हाँ सॉरी इसमें अच्छा ठीक है। सो अब आप लोग देखें, इसको मैंने क्या दिया, लास्ट डे, डे में मैंने इसको उसका ईयर, आज के जो करंट डे महीना और आज की डे, तो मुझे क्या किया इसने उसी महीने की लास्ट डे बता दी 30। इस तरह अगर मैं इसको प्रीवियस महीना दे दूं, मार्च दे देते हैं, तो ये मुझे मार्च की आपको उस मार्च की लास्ट डे बता देगा 31st। तो इस तरह का लास्ट डे फंक्शन हो गया, हम यूज़ कर सकते हैं। अगर लेट सपोज हम लोगों ने कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने किसी क्यूरी लिखनी है कि जो कि ट्रांजेक्शन सेल ट्रांजेक्शन बता दे जो कि लास्ट 20 डेज ऑफ द मंथ में हुई हैं, लास्ट 20 डेज ऑफ द मंथ में हुई हैं ट्रांजेक्शन्स, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी ट्रांजेक्शन्स 10 तारीख के बाद से हुई हैं और महीने के आखिर तक हुई हैं। लेट सपोज 10th ऑफ मार्च से लेके 31st ऑफ मार्च तक आपके पास जितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, सेल्स हुई हैं, आप लोगों ने उनको फैच करना है, तो आप लोग यहाँ पे लास्ट डे फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करें, सेल्स टेबल से सेल्स फैच करें, जहाँ पे सेल डेट किससे ग्रेटर हो, सेल डेट का फंक्शन आप लोग जब ये लिखेंगे लास्ट डे, तो ये आपको लेट सपोज अगर आपका अप्रैल का महीना है, इसको देख लें, तो ये आपको क्या दे देगा 2021, जो मंथ है हमारे पास 04, और उसकी आपकी इसमें आपकी डेट्स आ जाएंगी 30। ये क्या करेगा, उसमें से -20 करेगा, तो आपके पास बच जाएगा यही ईयर और मंथ, तो ये रहेगा, इसमें आपके पास डे आपके पास क्या आ जाएगा 10। तो जिन की सेल डेट
2021 4 और 10 से ग्रेटर हो, उन तमाम सेल्स को फेच करो, तो ये आपको 20 दिनों की लास्ट 20 दिनों की सेल्स दे देगा। तो इस तरह के केसेस में आप लोग लास्ट डे का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स, हम लोग न्यूमेरिक फंक्शंस देख लेते हैं। तो इसी तरह इसके में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक फंक्शंस भी आते हैं। लाइक एब्सोल्यूट फंक्शन है जो कि आपको एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करके देता है। उसको अगर आप नेगेटिव वैल्यू भी देते हैं न्यूमेरिक वैल्यू में, तो ये आपको पॉजिटिव करके देता है एब्सोल्यूट फंक्शन। इसके अलावा ऑलरेडी आप लोग राउंड फंक्शन तो यूज़ कर चुके हैं प्रीवियस लैब्स में, जो कि प्रिसीजन के लिए यूज़ होता है। सिमिलरली हमारे पास ट्रंकेट फंक्शन आता है, जो भी ट्रंकेट करते वैल्यू को टू द स्पेसिफाइड प्रिसीजन। इसमें भी आप इस तरह दोनों, एक न्यूमेरिक वैल्यू, दूसरे में आप प्रिसीजन आप लोग स्पेसिफाई करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक मॉड फंक्शन आता है, क्योंकि हमारे पास हमें मॉड देता है। मॉड क्या होता है? तो आपको रिमाइंडर देता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें सिलेक्ट मॉड 3,2, तो ये आपको रिमाइंडर आपके पास क्या बच रहा है? 3 डिवाइड बाई, जब आप 2 करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर आ रहा है 1। तो इस तरह के हमारे पास ये फंक्शन हैं, न्यूमेरिक फंक्शन। इसमें आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल करना है कि इस जो न्यूमेरिक फंक्शंस हैं, इसको आप लोगों ने एसक्यूएल के एग्रीगेट फंक्शंस के साथ कंफ्यूज नहीं करना। एसक्यूएल के एग्रीगेट फंक्शंस के साथ आप लोगों ने इसको कंफ्यूज नहीं करना। एसक्यूएल के एग्रीगेट फंक्शंस क्या कर रहे थे? वो आपके पास मल्टीपल रोज के ऊपर वर्क कर रहे थे, मल्टीपल रोज के ऊपर कंबाइन वर्क कर रहे थे, जबकि न्यूमेरिक फंक्शन क्या करते हैं? ऑपरेट ओवर सिंगल रो। अगर हम लोग इसकी एक एग्जांपल देख लें, जैसे कि अगर आप देखें, लेट सपोज हमारे पास सेल्स लाइन का जो टेबल है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेल्स अंडरस्कोर लाइन, तो इसमें हमारे पास लाइन प्राइसेस की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। ठीक है, ये लाइन प्राइसेस की इंफॉर्मेशन पड़ी। अगर मैं इसके ऊपर एक एग्रीगेट फंक्शन लगाता हूँ, जो कि हमने यूज़ किए थे, मिन, मैक्स, काउंट, एवरेज, सम, इस तरह के फंक्शंस थे। तो अगर मैं इसमें से सिलेक्ट करता हूँ मिन टिकट अंडरस्कोर प्राइस में, देख लेते हैं, चलिए टिकट अंडरस्कोर प्राइस फ्रॉम सेल्स लाइन, टिकट प्राइस, लाइन प्राइस, सॉरी लाइन प्राइस है, लाइन प्राइस। ठीक है, तो अब इस एग्रीगेट फंक्शन ने क्या किया? इस तमाम टिकट प्राइसेस में जो मिनिमम थी, तो इसने मल्टीपल रोज के ऊपर ऑपरेट किया। मल्टीपल रोज, मल्टीपल रो मतलब लाइन जो एट्रीब्यूट है, इसकी मल्टीपल रोज हैं हमारे पास, तो इसने मल्टीपल रोज के ऊपर ऑपरेट किया और इसमें से जो मिनिमम थी हमें वो मिली, तो इसने मल्टीपल रोज के ऊपर ऑपरेट किया। इसके तो ये इस तरह आप लोग इसको क्या कह सकते हैं? एग्रीगेट फंक्शन इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि दे ऑपरेट्स ओवर मल्टीपल रोज। इसके बरक्स अगर हम लोग दूसरी जो आपको मैंने कहा न्यूमेरिक फंक्शन हैं, न्यूमेरिक फंक्शन में अगर लेट सपोज हम लोग कर लेते हैं, इसी फंक्शन को हम लोग राउंड कर लेते हैं, लाइन प्राइस को लेट सपोज 1 तक कर लेते हैं, तो इसने कहा कि ये हर एक सिंगल रो के ऊपर इंडिविजुअली ऑपरेट कर रहा है, हर एक रो के ऊपर इंडिविजुअली ऑपरेट कर रहा है। हर एक रो को क्या कर रहा है? ये आपका 69.98 था, तो इसको राउंड हम कर रहे हैं 1 तक, तो ये 69 को हमने राउंड किया तो ये 70 हो गया। इस तरह आपके पास ये जो 14.99 है, इसको राउंड किया तो 15 हो गया। सो आप लोगों ने इस जो एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शंस हैं, ये क्या करते हैं? मल्टीपल रोज के ऊपर ऑपरेट करते हैं, इसीलिए इनको एग्रीगेट भी कहा जाता है। और जो न्यूमेरिक फंक्शंस है, ये आपकी सिंगल रोज के ऊपर ऑपरेट करते हैं। तो ये फंक्शंस हैं, एब्सोल्यूट, मॉड है, ट्रंकेट है। सो अगर हम लोग एग्जांपल देख लें कि अगर आप लोगों ने लाइन प्राइसेस को डिस्प्ले करना है, लाइन टेबल जो सेल्स लाइन का टेबल है, और उसमें आप लोगों ने लाइन प्राइसेस को आप लोगों ने क्या करना है? राउंड करना है 1 एंड 0 प्लेसेस एंड ट्रंकेट करना है, जहाँ कहाँ पे, जहाँ पे लाइन क्वांटिटी आपकी ग्रेटर देन 2 हो। सो अगर आप लोग ये क्यूरी देखें, सिलेक्ट कर रहे हैं लाइन प्राइस, राउंड किया हम लोगों ने, ये एलियस दे दिया हम लोगों ने लाइन प्राइस 1, फिर हम लोगों ने इसको राउंड किया एज लाइन प्राइस 1, ट्रंकेट किया, जहाँ पे वेयर क्वांटिटी, लाइन क्वांटिटी ग्रेटर देन 2 हो। तो आप लोग ये देख सकते हैं, इस तरह उसने ट्रंकेट का हमने फंक्शन यहाँ पे इसकी एग्जांपल अटैच की हुई है। इसी तरह सिमिलरली एक और क्यूरी है, सो इसको भी आप लोग एग्जीक्यूट कर लें, जिसमें मॉड फंक्शन यूज हुआ है, तो इसको आप लोग अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर लें कि ये क्यूरी क्या परफॉर्म कर रही है। सिमिलरली हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शंस आ जाते हैं। सो दीज आर द मोस्ट यूज फंक्शंस इन प्रोग्रामिंग। जैसे कि आप लोगों ने ऑलरेडी C++ या पाइथन में आप लोगों ने इस तरह के स्ट्रिंग फंक्शंस देखे हों, जैसे कि कनकैट फंक्शन है, तो ये क्या करता है? 2 डिफरेंट कैरेक्टर कॉलम्स को कंबाइन कर लेता है।
सो इसमें अगर आप लोग देखें दो पैरामीटर्स लेता है कनकैट फंक्शन, एक स्ट्रिंग वैल्यू दूसरी स्ट्रिंग वैल्यू, तो दो स्ट्रिंग्स को कंकेटिनेट कर लेता है, कंबाइन करके आपको सिंगल स्ट्रिंग रिटर्न करता है। इसी तरह ये अपर लोअर फंक्शन है, तो ये आपको अगर आप इसको एक आर्गूमेंट एक्सपेक्ट करता है, ये इसको आप लोग स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं तो इसको अपर केस में कन्वर्ट करता है। इस तरह लोअर है तो उसको आप लोग जो वैल्यू देंगे स्ट्रिंग, इसको लोअर केस में कन्वर्ट करता है। सब स्ट्रिंग है तो ये अगर आप लोगों ने किसी स्ट्रिंग का सब पार्ट रिटर्न करना हो तो ये आप लोग उसको सब स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं। ये इसके तीन पैरामीटर्स होते हैं, एक आप इसको स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं, जिस स्ट्रिंग में से आप लोगों ने सब स्ट्रिंग निकालनी है, उसके बाद आप लोग इसको दूसरा आर्गूमेंट पी देते हैं कि स्टार्ट पोजीशन, कि स्ट्रिंग में किस इंडेक्स से आप स्टार्ट करें, और लास्ट में इसको आप लेंथ दे देते हैं कि कितने लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स तक आप लोग जाएं, कितने लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स तक आपकी सब स्ट्रिंग रिटर्न हो। इसी तरह ये लेंथ फंक्शन है तो ये आपको स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है। हाँ, सो ये बहुत सिंपल फंक्शंस हैं, इसकी एग्जांपल्स वगैरह भी यहाँ पे अटैच हैं तो आप लोग इनको भी एग्जीक्यूट कर लें। सो अगर आप देखें कनकैट फंक्शन हमने यूज़ किया कहाँ पे, जहाँ पे एम्प्लॉय फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हम लोगों ने कंकेटिनेट किया है, तो ये देखें, और इसको हम लोगों ने एम्प्लॉय टेबल से फेच किया टेबल्स को, तो हर नेम को इसने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इसने इसको कंकेटिनेट कर दिया, कनकैट फंक्शन हो गया। इस तरह आपका अपर लोअर केस फंक्शन है, अगर आप लोगों ने कोई स्पेसिफिक एम्प्लॉय लास्ट नेम को आप लोगों ने अपर कर दिया तो ये इसका सारा का सारा नेम अपर केस में हो गया। इस तरह लोअर फंक्शन है फर्स्ट नेम को, तो आप लोगों ने इसको हमने लोअर कर दिया। सो ये फंक्शंस हो गए। इसके अलावा हमारे पास एक सब स्ट्रिंग का फंक्शन है, जैसे आपको मैंने कहा ये किसके लिए यूज होता है, टू रिटर्न द सब पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। तो अगर आप लोगों ने सब स्ट्रिंग का फंक्शन यूज किया एम्प्लॉय फर्स्ट नेम के ऊपर, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम के ऊपर आप लोगों ने कहाँ से स्टार्ट करना है, फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करके 3 उसके कैरेक्टर आप लोगों ने रिटर्न करने हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने पहला दूसरा तीन कैरेक्टर ये आपको सब स्ट्रिंग का फंक्शन रिटर्न कर रहा है। इस तरह ये लेंथ का फंक्शन है तो ये आपको स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करेगा। अगर ट्रैक नेम आप लोगों ने, ये आपका एट्रीब्यूट है, इसको आपने लेंथ फंक्शन को ये आर्गुमेंट पास किया तो ये आपको उसकी साइज बताएगा, उसके देखिए नेम साइज आपको उसकी लेंथ बता रहा है कि स्ट्रिंग की क्या लेंथ है। सो अब हम लोग देख लेते हैं कन्वर्जन फंक्शंस को। सो कन्वर्जन फंक्शन यूज होते हैं टाइप कास्टिंग के लिए। अगर आप लोगों ने किसी एक वेरिएबल की डेटा टाइप चेंज करनी है तो आप लोग कन्वर्जन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ ये होता है कि माइस्क्यूएल में कुछ जो कन्वर्जन्स होती हैं डेटा टाइप कास्टिंग, वो इम्प्लिसिटली होती हैं, मीन वो खुद ही होती हैं। लेट सपोज अगर आप लोग लिखते हैं सेलेक्ट 10 + 10, तो माइस्क्यूएल क्या करता है, इसको खुद से इंटरप्रेट कर लेता है और इसको टाइप कास्ट कर लेता है इंटीजर में। तो अगर आप लोग लिखते हैं 10 + 10, तो ये क्या करेगा 10 + 10, तो इसने क्या किया, खुद ही से स्ट्रिंग को टाइप कास्ट किया न्यूमेरिक में और उसको ऐड कर दिया। सो कुछ कन्वर्जन होती हैं कि जो इम्प्लिसिटली होती हैं, कुछ होती है कि जो आप लोगों ने खुद करनी होती हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग फिर इसके फंक्शन आते हैं डिफरेंट, एक कास्ट और एक कन्वर्ट फंक्शन आता है, इनकी मदद से आप लोग टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। तो इनका जो सिंटैक्स है, सो अगर कास्ट का फंक्शन आप लोग देखें तो आप लोगों ने कास्ट 10 एज करेक्टर, तो 10 को आप लोग एज अ करेक्टर में आप टाइप कास्ट कर दो। हालांकि ये न्यूमेरिक है, 10 आपका न्यूमेरिक है, इसको आप टाइप कास्ट कर दो करेक्टर में। तो ये हो गया इस तरह हमारे पास। इसके अलावा जो है एक इफ नल एक फंक्शन आता है, ये किसके लिए यूज होता है कि अगर आपके पास एक नल वैल्यू इनकाउंटर हो जाए एक्सप्रेशन 1 में, तो आप चाहते हैं कि एक्सप्रेशन 2 रिटर्न हो जाए। सो इसमें इस तरह होता है कि अगर आप लोगों ने लिखा इफ नल एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2, अगर इफ एक्सप्रेशन 1 इज नॉट नल, अगर एक्सप्रेशन 1 नल नहीं होगा तो आपके पास एक्सप्रेशन 1 ही रिटर्न होगा। ठीक है, और अगर आपका एक्सप्रेशन 1 नल होगा, लेट सपोज नल है, तो फिर आपका एक्सप्रेशन 2 रिटर्न होगा, फिर आपका एक्सप्रेशन 2 रिटर्न करता है ये। सो ये आपके उस तरह के सिनेरियो में यूज हो सकता है कि जब आपने लेट सपोज आप लोगों ने कोई नल वैल्यू इनकाउंटर हो रही होती है, एक एट्रीब्यूट के ऊपर आप लोग फिल्टरिंग कर रहे हैं, कोई प्रोसेसिंग कर रहे हैं, और आपके इस किसी एक एट्रीब्यूट है जिसमें नल आ रहे हैं, तो उस केस में आप लोग इफ नल फंक्शन को यूज कर सकते हैं कि जहाँ पे अगर नल आए, एक्सप्रेशन 1 नल आ रहा हो, तो आप लोग वहाँ पे एक्सप्रेशन 2 की वैल्यू दे दें, इसको आप हार्ड कोडेड 0 वैल्यू दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं। सो वहाँ पे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग आ जाते हैं केस फंक्शन के ऊपर। सो ये जो केस फंक्शन है, ये आपके पास जैसे आप लोगों ने C++ में आप लोगों ने स्विच केस या इफ एल्स इफ ये यूज़ किए हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करता है। इसमें आप लोग डिफरेंट
कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंगली आपको रिकॉर्ड रिटर्न करेगा। तो अगर इसका सेंटेक्स देखें, उसका सेंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है कि इसको आप लोग लिखते हैं कीवर्ड है केस, उसके बाद आप लोगों ने वैल्यू, इस वैल्यू में आप लोगों ने क्या लिखना है, तो उस एट्रीब्यूट का नाम जिस एट्रीब्यूट के ऊपर आप लोग फिल्ट्रेशन या सर्चिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, मैचिंग करना चाह रहे हैं। तो उसके बाद आप लोग लिखते हैं व्हेन में कंपेयर वैल्यू, अगर वैल्यू कंपेयर करके मैच कर गई, कंडीशन ट्रू हो गई तो देन ये रिजल्ट, व्हेन दूसरी कंपेयर की देन दिस रिजल्ट, तो लास्ट में आप लोगों ने एंड रिजल्ट कर दिया। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका सेंटेक्स देखें, लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर आप लोगों ने इस तरह करना है कि कंपेयर करना है कंट्री कोड्स को, कंट्री कोड्स हमारे पास थीम पार्क में आपको याद हो पड़े हुए थे, पीके, यूके, एफआर, फ्रांस, इसके लिए। तो अगर आप लोगों ने इनको डिकोड करना है उनकी कंट्री नेम में, और अगर कोई मैच ना मिले तो उसको आप लोग असाइन कर दें अननोन। जैसे कि आप लोग स्विच में आप लोगों के पास एक डिफ़ॉल्ट केस होता है, तो डिफ़ॉल्ट केस में आप लोग इसको अननोन असाइन कर दें। तो अगर हम लोग इसकी जो हम लोगों ने कम क्यूरी लिखेंगे, क्या करेंगे, पार कोड, पार कंट्री, कॉमा आप लोगों ने क्या करना है, केस लिखा हमने, केस वाला स्विच केस हमने स्टार्ट किया, केस, उसके बाद एट्रीब्यूट का नाम, पार कंट्री को हम लोग कर रहे हैं, उस पर सर्चिंग कर रहे हैं व्हेन यूके, तो जब इसको यूके मिलेगा पार कंट्री में, तो उसको आप लोग क्या कर दें, डिकोड कर दें देन यूनाइटेड किंगडम में। व्हेन एफआर हो उसको आप लोग फ्रांस में डिकोड कर दें। इसी तरह व्हेन एनएल न्यूजीलैंड हो तो उसको आप लोग नीदरलैंड में आप लोग उसको डिकोड कर दें। व्हेन एसपी तो आप लोग उसको स्पेन में डिकोड कर दें। जेड है तो साउथ अफ्रीका, और एस डब्ल्यू तो स्विट्जरलैंड, और एल्स में अगर कुछ आपको मैच ना मिले तो आप उसको अननोन कंसिडर कर लें। सो अगर आप लोग देखें तो हम लोगों ने एक एट्रीब्यूट का सिलेक्ट किया पार कोड, दूसरा एट्रीब्यूट हमने पार कंट्री जो 2 डिजिट कोड है, और तीसरे में हम लोगों ने ये केस लगाया। तो ये केस उसके मुताबिक उसको डिकोड कर रहा है। अगर एफआर है तो उसको फ्रांस में इसने डिकोड कर दिया, एनएल है तो नीदरलैंड में, इसी तरीके से अगर यूके है तो यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, तो अगर आप लोग इसकी ये देख लें, ये जो केस फंक्शन है बिल्कुल सिमिलरली इस तरीके से वर्क करेगी। पार कंट्री इज इक्वल टू यूके तो रिजल्ट इज इक्वल टू यूनाइटेड किंगडम, एल्स इफ पार कंट्री इज इक्वल टू एफआर देन दिस। सो ये आप लोगों ने ऑलरेडी इस तरह की जो कमांड्स हैं, ये एफएलसी आप लोगों ने सी प्लस प्लस में या पाइथन में आप लोगों ने ऑलरेडी आप लोग ये कर चुके हैं। सिमिलरली ये एट द एंड में आप लोगों के लिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं व्यूज एंड स्पेल फंक्शंस के अकॉर्डिंगली। सो ये आप लोग इनको परफॉर्म कर लें। इसी तरह आप लोग इसकी जो है क्यूरी और उसका जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह आप लोग अटैच करके गूगल क्लासरूम पे इसको सबमिट करवा दें।